प्लास्टिड के बारे में देखते हैं कि प्लास्टिड के बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन मिलती है और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन मिलती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होता है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। जो प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल में मिलता है या फिर यूग्लिनोइड्स में मिलता है। ये साइज़ में बड़े होते हैं जिसकी वजह से आसानी से माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। पिगमेंट के बेस पे जो प्लास्टिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं पिगमेंट के बेस पे। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस होने की वजह से ये प्लास्टिड में कोई पिगमेंट नहीं होता है। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि पिगमेंट ही नहीं होते। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसमें हम देखते हैं कि ये रेड कलर की हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रीन नहीं हो सकते क्योंकि ग्रीन जो प्लास्टिड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सबसे पहले, उसके बाद में देखते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है प्लास्टिड, इसके अंदर पिगमेंट नहीं मिलते। पिगमेंट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और ये क्या काम करता है? फूड का स्टोरेज करता है। और ये 3 टाइप के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कौन कौन से होते हैं? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है कि ये स्टार्च को स्टोर करता है। और ये किस में मिलता है? पोटैटो में। एलुरोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट है जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट फैट एंड ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट, लास्ट में देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो हमने देखा कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, बाकी इसके अंदर ग्रीन कलर के अलावा दूसरे टाइप के कलर मिलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, ठीक है, और साथ में जेंथोफिल होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है क्रोमोप्लास्ट के? क्या फंक्शन है? ये जो फ्लावर है या फ्रूट है इसको कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है, ठीक है। ये कलर देने का काम करता है, ठीक है। ये किस में मिलता है? पेटल एंड पेरिकार्प में मिलेगा। और कौन कौन से कलर का हो सकता है? रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है और येलो कलर का हो सकता है। ये किस में मिलता है? पेरिकार्प एंड पेटल में। लास्ट में देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कौन सा मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन। इसको किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो दे रखा है कि ये क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और मीजोफिल जो सेल्स होती है उसके अंदर एक मीजोफिल सेल में 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी में दे रखी है। ये स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, लेंस साइज के हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे हो सकते हैं? रिबन शेप भी हो सकते हैं। तो ये इसकी जो लेंथ दे रखी है क्लोरोप्लास्ट की वो कितनी दे रखी है? 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। विड्थ दे रखी है एनसीईआरटी में वो कितनी दे रखी है? 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्या क्या ध्यान में रखना है आपको कि इसके अंदर जो विड्थ दे रखी है वो कितनी होती है? विड्थ दे रखी है 2 से लेके 4 माइक्रोमीटर। और जो लेंथ दे रखी है एनसीईआरटी में वो लेंथ कितनी होगी क्लोरोप्लास्ट की? 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये आपको डाटा ध्यान में रखना है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है, और जो अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन मिलती है वो कौन सी होती है? इनर। और इसके अंदर जो ये इस तरीके से जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। और ये इसके अंदर जो थाइलेकोइड्स होते हैं उसका जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। जो थाइलेकोइड्स होते हैं छोटे छोटे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है, इसके ग्रुप को ग्रेना बोलते हैं। और थाइलेकोइड्स में क्या होता है कि इसके अंदर 20 से 250 से लेकर 400 मोलिकुल्स पिगमेंट मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम कहाँ मिलेंगे? थाइलेकोइड्स में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S मिलता है। डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, जीसी रिच होगा एंड नेकेड डीएनए मिलता है। जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर डीएनए होता है वो किसका फॉर्मेशन कर सकता है? एमआरएनए का। और एमआरएनए से क्या बन सकता है? प्रोटीन। तो डीएनए से क्या बन रहा है? यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए दूसरे ऑर्गेनल्स पे डिपेंड नहीं करता है।
यानी ये सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन देखते हैं कि इसका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके समान ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें जो डीएनए होता है वो सेम होता है। ठीक है, सब में सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, जीसी रिच होगा एंड नेकेड होगा। राइबोसोम भी समान होता है, 70S मिलता है तीनों में। ठीक है, तो वो 70S राइबोसोम मिलने की वजह से और इसके अंदर जो डिवीजन होता है वो भी बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। यानी हम देख सकते हैं इसके जो कैरेक्टर है वो सेम है। तो हम ये मान सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल से। एनसीईआरटी में दे रखा है राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में देखते हैं कि राइबोसोम क्या काम करता है। तो राइबोसोम के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखते हैं कि राइबोसोम को हम सबसे पहले राइबोसोम का जो डिस्कवरी हुई, सबसे पहले देखा गया राइबोसोम वो किसके द्वारा देखा गया? प्लेड के द्वारा, और 53 में देखा गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। तो इसको प्लेड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो राइबोसोम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्लेड पार्टिकल्स। इसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स होता है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम मिलता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये 15 से लेकर 20 नैनोमीटर इसकी साइज़ होती है। तो साइज़ दे रखी है एनसीईआरटी में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइबोसोम के टाइप देखते हैं कि कितने टाइप का होता है। तो 70S राइबोसोम होता है, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया में मिलता है, यूकैरियोटिक में किस में मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। 70S जो राइबोसोम होता है, 70S जो राइबोसोम होता है, इसके 2 यूनिट होते हैं। कौन कौन सी? एक तो 50S और एक 30S। जो 80S राइबोसोम होता है वो किस में मिलता है? यूकैरियोटिक में मिलता है, और इसकी भी 2 यूनिट होती है, 60S एंड 40S। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 70S जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में कहाँ मिलेगा? तो ये साइटोप्लाज्म में मिलता है। कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक में कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। अब 80S जो राइबोसोम है वो कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में मिलता है। और कहाँ मिलता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। जो राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो राइबोसोम किसका बना हुआ होता है? आरआरएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका? आरआरएनए एंड प्रोटीन का। ठीक है, अब जो एस यूनिट दे रखी है, एस यूनिट के बारे में देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, इसकी जो यूनिट होती है ये आपस में कौन सी आयन की वजह से जुड़ती है? मैग्नीशियम आयन की वजह से। ठीक है, एस यूनिट के बारे में देखते हैं। ये इनडायरेक्टली डेंसिटी एंड साइज से रिलेटेड होती है। जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो एस यूनिट भी ज़्यादा होगी। साइज़ कम है, डेंसिटी कम है, तो एस यूनिट भी कम मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे पॉलीसोम। पॉलीसोम को हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। पॉलीसोम को पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एमआरएनए तो एक ही होता है और राइबोसोम जगह जगह जुड़े हुए होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम में एमआरएनए कितने होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो एमआरएनए की तो एक ही मॉलिक्यूल्स होता है। एमआरएनए का कितना मॉलिक्यूल्स होता है? एक। लेकिन जो राइबोसोम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। राइबोसोम बहुत सारे होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन फाइब्रस होता है, फिलामेंटस होता है, प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होती है और यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसका जो फंक्शन है वो क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है और जो सेल के जो शेप होता है उसको मेंटेन रखता है। सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। माइक्रोट्यूबुल्स होती है, माइक्रो फिलामेंट होती है और इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है।
तो माइक्रो ट्यूबल्स के बारे में देखते हैं। माइक्रो ट्यूबल्स होती है वो होलो होती है, ठीक है, होलो होती है यानी खोखली होती है, और साथ में अनब्रांच होती है, और ये एक सिलेंडर की तरह का शेप होता है इसका, ठीक है। इसकी जो डायमीटर है वो कितना होता है, लगभग 25 नैनोमीटर होता है, और कौन सी प्रोटीन का बना हुआ होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन देखते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। माइक्रो ट्यूबल्स क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और सेल की शेप को बना के रखता है। और किस किस में मिलता है माइक्रो ट्यूबुल, तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसका कंपोनेंट है, तो सीलिया का है, फ्लैजेला में मिलता है, सेंट्रियोल में मिलता है, ठीक है, एंड स्पिंडल फाइबर में भी मिलता है, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, जब एस्टरले एंड स्पिंडल फाइबर बनते हैं तब। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट कौन सी प्रोटीन से बना हुआ होता है, एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। इसके फंक्शन में क्या क्या शामिल है, ये क्या क्या काम करता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को शेप देता है, और मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें काम आता है, सेल के डिवीजन में काम होता है, साइटोकाइनेसिस में काम होता है, ठीक, और सेल की जो मोटिलिटी है, ठीक है, अमीबा में उसमें यूज होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन सी प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, ये केराटिन प्रोटीन, और कैसा होता है, सॉलिड होता है। इसका जो काम होता है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप देता है। अब देखते हैं सेंट्रियोल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है सेंट्रियोल के बारे में। इसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, ठीक है, और किस में मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है, और हायर प्लांट में नहीं मिलेगा। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में क्या होता है कि दो सेंट्रियोल होता है जो आपस में 90 डिग्री एंगल पे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ दो सेंट्रियोल के बाहर की तरफ क्या होता है, सेंट्रोस्फीयर या फिर काइनोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इससे बनी हुई ये स्ट्रक्चर है जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसका अरेंजमेंट देखते हैं, जो सेंट्रियोल है इसका अरेंजमेंट क्या है, तो इसका अरेंजमेंट है 9+0, 9+0 यानी 9 जो ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट +0 यानी इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपस में 9 जुड़ी हुई होती है, और एक स्ट्रक्चर 3 ट्यूबल्स की बनी हुई होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 9+0। फंक्शन, तो फंक्शन देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है इसका। फंक्शन, तो ये बेसल बॉडी है किसकी, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला की बेसल जो बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सेंट्रियोल के द्वारा होता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है कौन, सेंट्रियोल। किसके फॉर्मेशन में काम आता है, ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो आंसर आएगा सेंट्रियोल के द्वारा। अब आपसे कंपैरिजन पूछा गया है सीलिया एंड फ्लैजेला का, सीलिया एंड फ्लैजेला का कंपैरिजन। तो सीलिया के बारे में दे रखा है कि जो सीलिया होता है वो शॉर्ट होती है, ठीक है, कैसी होती है, शॉर्ट होती है, और फ्लैजेला कैसी होती है, लॉन्ग होती है। सीलिया नंबर में ज़्यादा होती है, फ्लैजेला कम होती है। सीलिया लोकोमोशन में, अटैचमेंट में काम आती है, और फ्लैजेला ओनली लोकोमोशन में यूज होती है। नेक्स्ट सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में दे रखा है, इसका अरेंजमेंट 9+2 मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेंट्रियोल में अरेंजमेंट 9+0 है और सीलिया एंड फ्लैजेला में 9+2 है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सीलिया एंड फ्लैजेला के बाहर की तरफ क्या मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो बॉडी। तो माइक्रो बॉडी क्या होती है, तो माइक्रो बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है वो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उसके माइक्रो बॉडी के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसमें एंजाइम भरा हुआ होता है, और ये कहाँ मिलती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में मिलेगी। प्रोक्सीसोम, प्रोक्सीसोम जो होता है, प्रोक्सीसोम ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल्स है, इसमें भी एंजाइम मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, प्लांट एंड एनिमल सेल में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं प्रोक्सीसोम को कि प्रोक्सीसोम जो होता है वो किस में यूज होता है, तो आपने पढ़ा होगा फोटो रेस्पायरेशन में। प्रोक्सीसोम, फोटो रेस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। फोटो रेस्पायरेशन होता है क्या, जब रूबीज को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो ये 3PGA की जगह क्या बनाता है, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पायरेशन। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ मिलता है।
अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स काम में आता है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, पेरोक्सिसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन मिलती है वो दो होती है, बाहर की तरफ आउटर होती है और इसके अंदर की तरफ इनर होगी। जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। न्यूक्लियस में डीएनए मिलेगा। और डीएनए क्या काम करता है? सेल को कंट्रोल रखने का काम करता है और सेल का डायरेक्टर की तरह काम करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में ग्रोथ को कंट्रोल करता है और साथ में मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल में रखता है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखते हैं। कौन सी फेज में? इंटरफेज में। इंटरफेज में हम देखते हैं कि बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, इसमें क्या क्या मिलती है? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होती है। साथ में मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो प्लाज्मा होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्रोमेटिन मिलते हैं। इस तरह के जो फाइबर होते हैं डीएनए के, उनको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन मिलते हैं किसमें? न्यूक्लियस में। और क्या मिलते हैं न्यूक्लियस में? न्यूक्लियोलस मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा न्यूक्लियोलस। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, जो कि इसके बाद दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो स्पेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसका जो साइज है वो कितना होता है? 10 से लेके 50 नैनोमीटर। 10 से लेके 50 नैनोमीटर। और मिलता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे क्या जुड़ा हुआ होता है? ATS राइबोसोम जुड़ा होता है। और साथ में जो ER की जो ट्यूब्यूल्स होती है वो भी किससे जुड़ी होती है? आउटर मेम्ब्रेन से। आउटर मेम्ब्रेन से ER की ट्यूब्यूल्स भी जुड़ी हुई होती है। तो प्री न्यूक्लियर स्पेस दे रखा है, कितना होगा? 10 से लेके 50 नैनोमीटर। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये आपस में क्या होता है? आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें क्या बनता है? पोर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और इसमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन क्या काम करती है कि ये RNA एंड प्रोटीन का दोनों डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करती है। यानी RNA एंड प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकता है एंड साथ में साइटोप्लाज्म में भी जा सकता है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी जा सकता है। लेकिन इनसे होके क्या नहीं निकल पाता? DNA का ट्रांसफर नहीं करता है। कौन नहीं करता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन नहीं करता है। तो हमने देखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर होती है एंड इनर होती है। आउटर मेम्ब्रेन पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम जुड़े होते हैं और इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो किसे टच में रहती है? न्यूक्लियोप्लाज्म के टच में रहती है। और प्री न्यूक्लियर स्पेस के बारे में देख लिया कि प्री न्यूक्लियर स्पेस की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है? 10 से लेके 50 नैनोमीटर। न्यूक्लियर पोर के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस जो होता है उसके मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एंजाइम्स होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियस के एंजाइम होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, क्रोमेटिन के बारे में देखते हैं कि क्रोमेटिन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं क्रोमेटिन को। तो ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी? फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमेटिन की टर्म दी थी। और इसका जो स्टेन किया जाता है वो किसके द्वारा होता है? बेसिक डाई के द्वारा। और इसका नाम क्या है? एसीटोकार्मिन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोमेटिन स्टेन किया जाता है बेसिक डाई कोष्टक में, या फिर इसका नाम भी दे सकता है। ठीक है, क्रोमेटिन का जो स्टेन किया जाता है वो किसके द्वारा होता है? एसीटोकार्मिन के द्वारा। क्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? DNA भी हो सकता है, ये RNA का बना हुआ भी हो सकता है। इसमें स्टोन प्रोटीन होता है और नॉन स्टोन प्रोटीन भी होते हैं। स्टोन जो प्रोटीन होता है, स्टोन प्रोटीन वो एक बेसिक प्रोटीन होता है। और बेसिक प्रोटीन कौन कौन सी होती है? लाइसिन एंड आर्जिनिन होती है। जो क्रोमेटिन होता है वो दो टाइप के होता है।
दो टाइप के क्रोमेटिन मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा मिलेगा, तो कौन कौन सा है, सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मिलता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो यूक्रोमेटिन होता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन होता है। जो यूक्रोमेटिन होता है, ठीक है, यूक्रोमेटिन के बारे में देखते हैं कि यूक्रोमेटिन इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये जो डिले हुए लूजली फाइबर होते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन के लूजली फाइबर होते हैं। और जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये आपस में गूंथे हुए होते हैं, ठीक है, आपस में गूंथे हुए होते हैं। तो यूक्रेटिन के बारे में देखते हैं कि यूक्रोमेटिन जो होता है उसमें स्टोन प्रोटीन लेस होती है, लेस स्टोन प्रोटीन होगा, ठीक है, लूजली पैक्ड होता है, लेस डीएनए होता है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, इसमें जो डीएनए होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन इसमें जो स्टोन प्रोटीन है वो ज़्यादा होता है, टाइटली पैक्ड होता है और डीएनए भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है क्रोमोसोम के बारे में, तो क्रोमोसोम के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है कि क्रोमोसोम की जो स्टडी की जाती है वो कहाँ होती है। सबसे पहले देखते हैं कि जो क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं, ठीक है, वो डीएनए के एक फाइबर होते हैं, डीएनए के फाइबर जो होते हैं वो सेल डिवीज़न में जो फेज होती है उस फेज में ये आपस में क्या होता है, हाईली कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, हाईली कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अब एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक सेल जो होती है, एक सेल, इसके अंदर 2.2 मीटर डीएनए होता है। ये 2.2 मीटर डीएनए होता है वो किस में बंटा हुआ होता है, ये 46 क्रोमोसोम में बंटा हुआ होता है। यानी एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इस 46 क्रोमोसोम के जितने भी डीएनए होता है उसकी अगर हम लेंथ निकालें तो कितनी आएगी, 2.2 मीटर लेंथ, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी बेस ही है। तो एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखना कि जो डीएनए है या फिर जो क्रोमोसोम है इसकी मॉर्फोलॉजी की जो स्टडी की जाती है वो मेटाफेज में की जाती है, और इसकी जो शेप की स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, एनाफेज में। अब देखते हैं कि इसके अंदर इस डायग्राम में देखते हैं कि ये जो दे रखा है वो एक ही डीएनए है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही क्या है, क्रोमेटिड है। ये एक क्रोमेटिड है, क्या है, एक क्रोमेटिड, और ये दूसरा क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड कहाँ जुड़ते हैं आपस में, सेंट्रोमियर में जुड़ते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या मिलेगा, काइनेटोकोर मिलेगा, और ये क्या काम करता है, स्पिंडल फाइबर को आपस में जोड़ता है। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, काइनेटोकोर से। तो इस डायग्राम में कितने तो क्रोमेटिड है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि इस डायग्राम में कितने क्रोमेटिड है, तो आपका आंसर रहेगा 2 क्रोमेटिड है। कितने काइनेटोकोर है, तो आंसर आएगा 2 काइनेटोकोर है। और सेंट्रोमियर कितना है, तो सेंट्रोमियर कितना है, एक ही सेंट्रोमियर है, ठीक है। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कितना है, तो एक ही प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है। टीलोमियर कितने हैं, तो टीलोमियर आपको देखना है कितने टीलोमियर है, 1 2 3 एंड 4 टीलोमियर है। टीलोमियर क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमेटिड का जो एंड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। और ये जो टीलोमियर होता है, ठीक है, ये नॉन स्टिकी होता है, ये चिपचिपे नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और ये ग्वानोसिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी स्टडी, शेप की जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, एनाफेज में। और मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, मेटाफेज में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि क्रोमोसोम की जो शेप है उसकी स्टडी किस में की जाएगी, मेटाफेज में। तो वो वैसे तो रॉन्ग दे रखा है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो क्या दे रहना है, मेटाफेज। अब आता है कि क्रोमोसोम की जो शेप होती है वो कौन कौन सी टाइप का क्रोमोसोम होता है। 4 टाइप का क्रोमोसोम मिलेगा। किस बेस पे, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे। अगर सेंट्रोमियर बीच में है, ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है, बीच में, तो अब इसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसकी जो शेप होती है वो वी शेप की होती है। अगर एक आर्म छोटी है और दूसरी आर्म बड़ी है क्रोमेटिड की, तो अब इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, और इसकी जो शेप होती है वो एल शेप का होता है। दूसरी तरफ एक्रोसेंट्रिक देखते हैं, इसमें एक जो आर्म है वो बिल्कुल छोटी होती है और एक बहुत बड़ी होती है,
ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और इसका जो शेप होता है वो जे शेप का होता है। इसी तरीके से हम लास्ट में देखते हैं टीलोसेंट्रिक। तो इसका जो सेंट्रोमियर है वो सिरे पे होता है, एंड पे होता है, तो इसकी जो शेप बनती है वो आई शेप की बनती है। अब एक क्वेश्चन आया था कि जो एक्रोसेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक के अंदर जो आर्म होती है, वो जो शॉर्ट आर्म होती है उसको बोलते हैं पी आर्म, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको बोलते हैं क्यू आर्म। तो ये ध्यान में रखना, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और आर्म रेशो के बारे में बात करते हैं, तो आर्म रेशो कितना हो जाएगा, Q/P। आर्म रेशो क्या होगा, Q/P, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोलस के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो कहाँ मिलता है, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। इसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, और इसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें एक्टिव राइबोसोम जो होता है जिसको हम बोलते हैं RRNA, ठीक है। RRNA भी कब फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। जब आपसे पूछ लिया जाए कि राइबोसोम किसका बना हुआ होता है, तब आपका आंसर आना चाहिए राइबोसोम RNA एंड प्रोटीन से मिलके हुए बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो गया है, जो एनसीईआरटी बेस्ड था वो पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।